कर शुरू। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, कल वाले क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्स स्टार्ट नहीं किए थे। आज हम लोगों को स्यूडो फोर्स स्टार्ट करना है, तो हेडिंग तो डाल लेते हैं हम लोग, स्यूडो फोर्स। स्यूडो का स्पेलिंग अच्छा यार, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना जरूरी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों चीज हम लोगों को जानना है। ठीक, अगर हम बच्चा के लैंग्वेज में समझे, मतलब जो 11th लेवल पे बात करें, तो एक ऐसा फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखेंगे हम लोग? एक ऐसा फ्रेम, अ फ्रेम, साथ के साथ लिखना है, अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, moves with constant velocity with respect to earth is called inertial frame of reference, is called inertial frame of reference। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पे हो, एक ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? अ फ्रेम विच इज या विच मूव्स विथ disconnected, constant या some acceleration with respect to earth is called non-inertial frame of reference। is that okay? क्या बोले हम कि यार मान लो अगर एक ऐसा कार है जो धरती पे रुका हुआ है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, उसमें बैठेंगे तो कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। एक ऐसा कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना स्पीड चेंज कर रहा है, तो वो भी क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन एक ऐसा कार है जो कि एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है मतलब या तो स्पीड बदल रहा है या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है या दोनों बदल रहा है, तब वो एक्सेलरेटेड होगा। ऐसा फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर हम किसी कार में बैठ के देखें कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे वाले तो क्या वो नहीं, तुम अगर किसी कार में हो, वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, देन यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा को नहीं बोलोगे, तुम्हारा फ्रेम जो ऑब्जर्वर का फ्रेम होता है, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। ठीक है। दूसरा, अगर किसी ट्रक में बैठा हुआ वो एक्सेलरेटेड है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो जाएगा। तुम जो देख रहे हो, तुम्हारा दुनिया कैसा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के लिए बोलते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि न्यूटन का जो तीनों नियम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो तीनों लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है कैसे फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने के लिए, चूंकि होता तो कराने के लिए जबरदस्ती हम लोग करते हैं, और जबरदस्ती में एक फोर्स हम लोगों को एज्यूम करना पड़ता है जिसका नाम होता है शोर। पहले तो ये समझते हैं
कि क्या ये बात सत्य है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग अलग मतलब इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। पहले इसको फील करते हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो बिना फोर्स लगाए वो मोशन में नहीं आएगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा जब तक हम फोर्स ना लगाएं। ठीक है क्या? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अब सोचो कि हम किसी कार में बैठे हुए, हम किसी कार में या बस में बैठे हुए, ठीक? बस के सीलिंग से एक खिलौना लटका हुआ, देखते होगे बहुत सारा कार में रहता है ना, टेडी बियर टाइप छोटा सा लटका हुआ, ठीक? तुम आराम से बैठे हुए हो, अच्छा कुर्सी पे बैठे हुए हो बस के, ठीक? अचानक से बस आगे गया तो तुमको एक खिलौना क्या दिखेगा? ऐसे टिल्ट मोशन में आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो तुम क्या बोलोगे? उसको कौन फोर्स मूव कराया? तुम देखोगे ना उसको मोशन में आते हुए, तुमको लगेगा कि रेस्ट से मोशन में, या तो कोई भूत है जो उसको मोशन में लाया, और नहीं तो न्यूटन गलत बोलता है, बिना फोर्स के ही देखो रेस्ट से मोशन पे कोई फोर्स लगाया? तुमको दिख रहा कोई फोर्स लगाते हुए? तुमको कोई फोर्स लगाते हुए दिखा? तो तुम क्या बोलोगे कि यार बिना फोर्स लगाए ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ गया, तो मतलब न्यूटन का जो पहला नियम है वो गलत है, ऐसा तुम कहोगे। तुम्हारे फ्रेम में सही में वो वैलिड नहीं है, क्योंकि तुम रेस्ट पे थे, कार अचानक से मूव किया, माने एक्सेलरेटेड फ्रेम में तुम आ गए। तुम कैसे फ्रेम में आ गए? तो ऑब्जर्वर कैसे फ्रेम में आ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अब उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सही नहीं दिखेगा। ये सच्चाई है, ये बात फील कर पा रहे हो तुम? अरे हाँ है ना? बोलो पक्का पक्का क्लियर है? इसको हटा दें, ये तो लिख लिए होगे। हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है। इसमें एक ब्लॉक है, कितना किलो का? 5 केजी का, ठीक है बच्चा? मान लेते हैं ये लिफ्ट A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। एक ऑब्जर्वर है O1 जो कहां पे है? ग्राउंड पे। एक ऑब्जर्वर है O2, ठीक है? इज दैट ओके? अच्छा मान लो इस लिफ्ट के नीचे में, इस ब्लॉक के नीचे में एक ठो वेइंग मशीन लगाए हुए हैं जिसका वेट मेजर करेगा। वो वेट क्या होता है? नॉर्मल बाई जी करके दिखाता है। तो बेसिकली वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करता है। तो ये वेइंग मशीन है। अगर हम तुझे पूछेंगे कि वेइंग मशीन का रीडिंग कितना न्यूटन होगा, तो तुम क्या करोगे? अगर तुमसे पूछेंगे कि वेइंग मशीन का रीडिंग कितना न्यूटन होगा, तो तुम क्या बताओगे? 5G नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक? मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर कौन है? O1। कौन है? WRT माने विथ रिस्पेक्ट टू O1। तो O1 को ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखेगा? दिखेगा, लिफ्ट के साथ साथ आगे जाता हुआ। तो O1 को दिखेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से, तो n-5G बराबर 5 × A। n बराबर कितना? 60 न्यूटन। यस और नो? ब्लॉक का मास पहले पता था 5 केजी, ठीक है? ये वाला समझ रहा है बात कि ब्लॉक का वेट है 5 × G 50 न्यूटन, लेकिन नॉर्मल है ऊपर 60, इसीलिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्स्ट्रा जो एक्सेलरेशन आया ड्यू टू n > 5G, तो एक्सेलरेशन आ गया है ना? अब तुम सोचो, थोड़ा सा मन का आंख खोलो और देखो कि O2 को क्या दिख रहा होगा ब्लॉक रेस्ट पे। अब नॉर्मल देखेगा 60, नॉर्मल दिखेगा, बोलेगा इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है 60 और नीचे लग रहा है 50, नीचे लग रहा है, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उसको F बराबर हमें वैलिड होता हुआ दिखेगा? बोलेगा नेट फोर्स 60 - 50 10। इसके हिसाब से नेट फोर्स कितना? 50 होना चाहिए। इसके हिसाब से नेट फोर्स कितना होगा? 10। 60 ऊपर और 50 लेकिन
वो ब्लॉक एक्सेलेरेट करता है, इसको दिख ही नहीं रहा है। नेट फोर्स इज 10 बट m इंटू ए जो है वो 0 है इसके लिए, तो F बराबर ma इसके लिए वैलिड है? नहीं वैलिड है। ये चीज तुम फील कर लिए ना कि अगर तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के देखोगे तो तुमको न्यूटन का पहला नियम सही दिखेगा, दूसरा नियम भी सही दिखेगा, तीसरा भी सही नहीं दिखेगा अभी, मान, ठीक है क्या? न्यूटन के तीनों नियम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखता, तीसरा नियम पे हम लोग थोड़ा देर बात को छाट देते हैं। बट तीनों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वैलिड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर, अभी तक का बात क्लियर, अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाए और वहां से भी उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करवाना हो, सही साबित करना हो या सही से समझना हो, तो क्या करेगा? वो एक जुगाड़ का हेल्प लेगा। उस जुगाड़ का नाम है स्यूडो फोर्स। उस जुगाड़ का नाम है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स जो हम हेडिंग डाले थे, इस स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा या फॉल्स। एक ऐसा फोर्स जो कि सही में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम लोगों के द्वारा बनाया गया एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हम लोग जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं, जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं। किस चीज के लिए, क्यों लेते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए या वैलिडेट कराने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स, है ना? क्या हम बोले? Pseudo force is an imaginary force. Yes or no? ऐसा सच्चाई में होता नहीं है। We take help of pseudo force. कब हम हेल्प लेते हैं स्यूडो फोर्स का? When observer is in non-inertial frame of reference. स्यूडो फोर्स पिक्चर में कब आएगा? स्यूडो फोर्स पिक्चर में कब आएगा? नहीं, जबरदस्ती लाया जा रहा है, ठीक है। कब आएगा? जब ऑब्जर्वर, यार नॉन इनर्शियल देखने में भारी भरकम लगता है तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज कर लेंगे, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा तब हम लोग स्यूडो फोर्स का हेल्प लेंगे। किस चीज, क्यों लेंगे? टू वी टेक हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स टू validate Newton's laws of motion in non-inertial frame, of reference. हम स्यूडो का हेल्प क्यों लेते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने के लिए। कैसे फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है क्या? जल्दी लिख लो, ठीक है। तो दो चीज तो हम तुमको समझा दिए। क्या? स्यूडो फोर्स कब यूज करेंगे? जब ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड एक्चुअली तीसरा के बारे में बात नहीं किए, दो को वैलिड नहीं होता है, थर्ड लॉ वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन उस पर भी हम डिस्कशन नहीं करें। एक बार बोलते बोलते हम बोल दिए थे, ठीक है ना, तो समझ में आ गया बात। तो तीसरा ज्यादा डिस्कशन किसी भी बुक में नहीं है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम दूसरे के एग्जांपल के साथ दिखाएं कि देखो बिना फोर्स के ही रेस्ट से मोशन में आ गया, और देखो नेट फोर्स तो है लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं दिख रहा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड होता है, बट उसका डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, सो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने के लिए हम लोग स्यूडो का हेल्प लेते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं when, in which direction,
एंड हाउ मच, कब, किधर और कितना। ये सब किस चीज से संबंधित सवाल है? स्यूडो फोर्स। पहला का जवाब तो तुम्हारे पास है, पहला का जवाब तो तुम्हारे पास कब, when observer is in नॉन इनर्शियल, ज्यादा बढ़िया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ये हम तुमको रटवा रहे हैं, ये तुमको हम रटवा रहे हैं, ठीक है क्या? इन विच डायरेक्शन, क्योंकि ये जुगाड़ है, हम लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग सोच समझ के लगाते हैं, जिधर लगाने से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिडेट हो जाता है। तो हमारे पूर्वज लोग ये सब चीज समझ के बोले हुए हैं। इन विच डायरेक्शन स्यूडो फोर्स एक्ट्स, स्यूडो फोर्स एक्ट्स opposite to the direction of acceleration of observer, opposite to the direction of acceleration of observer। pseudo force acts opposite to the direction of acceleration of observer। observer का acceleration जिधर है उसके opposite direction में pseudo लगेगा। कितना लगेगा? अरे रुक जाओ, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन तो यहां से बता दिए। एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या बोले हम? स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, इज दैट ओके? अच्छा, ये कहां से आया? अबे ऐसा करने से ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, ऐसा हम बार बार तुमको दिखा देंगे भी करा करके, यही हमारे सीनियर लोग भी देखे हुए हैं, तो रटवा दिए कि ऐसा करने से न्यूटन्स लॉ तुम वैलिडेट करवा सकते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। ठीक है क्या? लेकिन यहां एक बेहद जरूरी चीज है, आप इसको लिख चुके हैं। देखो यार, स्यूडो फोर्स का सवाल करना सेकेंडरी है, पहले ये जानना कि स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे, किधर लगाएंगे, और फिर उसके बाद इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। तो थोड़ा उसी पे चर्चा अभी हम लोग करेंगे। देखो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि तुमको उस फ्रेम में जाने पे दिखेगा क्या और कैसा। तुम जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाओगे तो तुमको क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, इसके लिए क्या जरूरी है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन उसमें तो तुम लोग माहिर हो। तो सुनिए मेरी बात, हम क्या करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ऑब्जर्वर का फ्रेम हम बदल दिए तो ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तेरी ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ओके, यहां पर हम कोई ऑब्जर्वर को बिठा दिए, इस ऑब्जर्वर को, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? जीरो। इस ऑब्जर्वर को, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? ऊपर जा रहा है लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, लेकिन उसको क्या दिखेगा कि ब्लॉक रुका हुआ। ये चीज के लिए तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम लिफ्ट में रहते हैं, नीचे में कोई बक्सा रखा रहता है, जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो बक्सा हमको ऊपर जाते हुए दिखता है? नहीं, वो हमको रुका हुआ दिखता है। तो ये लिफ्ट भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए ये, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है क्या? क्लियर? यहीं पे अगर ये लिफ्ट नीचे आ रहा हो विथ ए लेस देन जी, विथ ए लेस देन जी, मैंने कॉन्टेक्ट छोड़ा, तब फिर यहां पर एक ऑब्जर्वर होगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए भी ये ब्लॉक रेस्ट में ही दिखेगा। हाँ, अगर यहीं पर ए ग्रेटर देन जी हो गया तो यार ये फ्लोर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा से जा रहा है, जैसे ए इक्वल टू जी होता है कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा, उससे ज्यादा से जाएगा, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ये ब्लॉक जा करके छत से टकराएगा। यस और नो? ये तुमको इमेजिन करना पड़ेगा।
इज दैट ओके? कि तुमको क्या दिखेगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इज दैट ओके? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये एक लिफ्ट है, ये सब सवाल का पार्ट है, हम तुमको इसीलिए करा रहे हैं कि तुमको ये इमेजिनेशन अगर नहीं रहेगा ना तो दिक्कत होगा। जैसे ये लिफ्ट है और इसमें एक ब्लॉक रखती है और यहां ऑब्जर्वर है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर दिखेगा। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर दिखेगा? ये ए आर बोले हैं। ए आर इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू दिस मैन। नहीं, जैसे ही तुम लिफ्ट में बैठे ना, लिफ्ट और ये जो वेज है वो तुम्हारे लिए रुक गया, तुम्हारे लिए रुक गया। अब सोच, अगर रुका हुआ वेज पे कोई ब्लॉक रखेंगे तो वो हमको किधर दिखेगा? नीचे आते हो, ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये नीचे आएगा या ऊपर जाते हुए। कब दिखेगा वो हम बताएंगे। लिफ्ट नीचे आएगा तो ये ऊपर जाते हुए दिख सकता है, लेकिन जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ये लाइन में होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अरे है ना? बोलो। अगर हम तुमको ऐसा कह दें कि ये एक वेज है, ये एक वेज है, इसको हम A1 एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहे हैं और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिए, ठीक? ऑब्जर्वर को इस पे बिठा दिए, ऑब्जर्वर को इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक या तो रुका हुआ दिखेगा या नीचे आता हुआ दिखेगा या ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही ऑब्जर्वर इस वेज पे बैठा तो वेज उसके लिए रुक गया, वेज उसके लिए। अब सोचो, रुका हुआ वेज पे कोई ब्लॉक रखा हुआ हो तो या तो रुका हुआ दिखेगा हमको, या नीचे जाते हुए, या और नीचे जाते हुए कब दिखेगा, ऊपर जाते हुए कब दिखेगा, रुका हुआ कब दिखेगा, इस पे चर्चा पूरे स्यूडो में हम लोग करेंगे। इज दैट ओके? समझ में आ रहा बात? अरे बोलो। जैसे अगर हम तुमको ऐसा कह दें कि एक ब्लॉक, एक कार है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस ग्राउंड वाले को तो दिखेगा कि ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन यहां पर वाले को ये ब्लॉक रुका हुआ, मतलब ऐसा दिख सकता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये बॉल जो है ये रुका हुआ है। अगर रुक होगा तो मूवमेंट भी कर सकता है, इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट भी कर सकता है, लेकिन इसका बात हम लोग, इसके अबाउट ऑसिलेशन का बात हम लोग वर्क एनर्जी पावर में करेंगे। बट अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसको रस्सी ऐसे झुका हुआ दिखेगा, ग्राउंड वाले को दिखेगा कि आगे जा रहा है, लेकिन इसको दिखेगा कि ये रुका हुआ है। क्लियर है क्या? हम क्या क्या बोले थोड़ा सा रिपीट कर दो। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? अगर ये नीचे आ रहा है तो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक या तो रेस्ट पे दिखेगा, या अगर इसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो गया तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यस और नो? इस वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक हमको माने इस ऑब्जर्वर को नीचे आता हुआ दिखेगा। क्लियर है क्या? ये तुम ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जब इसको नीचे एक्सेलरेट कराएंगे तो एक संभावना बनता है कि वो ऊपर भी चले जाए, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। इज दैट ओके? और जैसे ये वेज आगे जा रहा है और हम इस पे बैठ गए तो ये वेज मेरे लिए रुक गया, तो अब हो सकता है ये ब्लॉक हमको रुका हुआ दिखे, या हो सकता है लेकिन इधर ही दिखेगा जाता हुआ, और या ऊपर जाता, वो निर्भर करता है कि हम एक्सेलरेशन कितना ज्यादा या कितना कम रखें। इज दैट ओके? तो इस सब में एक चीज मैटर करता है कि तुम जिस फ्रेम में बैठे हो फ्रेम तुम्हारे लिए रुक गया। अब सोचना है कि रुके हुए फ्रेम में हमको सारा फोर्स बना करके देखना है कि ये ब्लॉक किधर जा सकता है, नीचे, ऊपर, इंक्लाइन के लॉन्ग, इंक्लाइन के डाउनवर्ड, ये सोचना तुमको पड़ेगा। अदरवाइज फिर सूडो फोर्स के इक्वेशन में, मतलब क्वेश्चंस में तुमको दिक्कत होगा। ठीक है क्या? चलो, तो ये चीज आप लिख लिए थे, कब, किधर, कितना लिख लिए थे। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन। यार सवाल, दुनिया का जो भी सवाल सूडो से हो सकता है वो बिना सूडो के भी, लेकिन सूडो कई बार तुम्हारे काम को आसान करता है। जैसे कि सबसे सिंपल बात, ये 5 kg का एक ब्लॉक, 5 kg का एक, और ये कितने से जा रहा है? A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक, और हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड
normal reaction on block. Find normal reaction on block. Solve the question from a part. ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में तो किए ही हुए हैं. फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम. सवाल लिख लीजिए जरा. अब एक बात बताइए, इसको सुनिए मेरी बात. हम इस सवाल को दो अलग अलग फ्रेम से करना चाहते हैं. पहला किस फ्रेम से करना चाहते हो तुम? फ्रॉम ग्राउंड. फ्रॉम, आराम से ग्राउंड पे ऑब्जर्वर को बनाओ, कोई दिक्कत. हम लोग के पास समय ही गधा कहेगा. ठीक है, लेकिन सोचो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा ना? कितने से? क्यों? क्योंकि लिफ्ट में रखा हुआ है और हमको लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो ब्लॉक भी. तो यहां पे हम एक बात लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फॉर दिस ऑब्जर्वर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along upwards direction. ठीक है क्या? और इस ऑब्जर्वर के लिए हम लोग एफबीडी भी बनाएंगे. बताओ तो इस ऑब्जर्वर के लिए एफबीडी क्या क्या आएगा? नीचे mg, ऊपर एफबीडी में नहीं, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, इसको दिखेगा ये बराबर 2. यस और नो? तो इक्वेशन क्या लिखेगा? n-5g बराबर 5 इंटू ए. n बराबर 50 प्लस 10 बराबर 60 न्यूटन. कोई दिक्कत? अभी हम ये तो पढ़ ही नहीं रहे थे, पढ़ तो रहे दूसरा चीज. अब हम लोग क्या कर देंगे, सवाल तो लिख चुके हो, सॉल्यूशन में ये चीज लिख लेना. सही है यार, अपने मिटा जाता है. अच्छा, ओ, अब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? दिस ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, लेकिन इसको फॉर दिस ऑब्जर्वर ब्लॉक विल बी एट यस और नो. लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए एफबीडी बनाएंगे तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? चूंकि ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो एक तो बनेगा 5g, दूसरा बनेगा नॉर्मल, और ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है. ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो हम लोग स्यूडो लगाते हैं. किस पे? ऑब्जर्वर पे. यहां पे एक चीज लिख लेना, कब, किधर, कितना में. एक बात और लिख लेना, किस पर. तो किस पर? ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जर्व एक्सेलरेटेड है ऑब्जर्वर, लेकिन स्यूडो लगेगा ऑब्जेक्ट पे. ठीक है क्या? बोलो. किस पर? ऑब्जेक्ट पर. तो ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, तो अब हमको लगाना पड़ेगा स्यूडो. किस पे? ऑब्जेक्ट पे. किधर लगाना पड़ेगा स्यूडो? ऑब्जर्वर जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट में. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के उल्टा. ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है ना, तो स्यूडो नीचे. कितना लगेगा? माइनस. नीचे दिखा तो दिए, लेकिन कितना लगेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. यस और नो? ये स्यूडो हो गया. ये क्या हो गया? क्लियर है क्या? स्यूडो किस पे लगाए? ऑब्जेक्ट पे. क्यों लगाए? ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड. कितना लगाए? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. किधर लगाए? ऑब्जर्वर जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट. ऑब्जर्वर जिधर एक्सेलरेटेड है उसके ऑपोजिट. अब इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है. इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक, तो लिखेगा n-5g माइनस स्यूडो इज इक्वल टू मास
इनटू एक्सेलरेशन जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो एक्सेलरेशन वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड, ठीक है क्या? दिस इज ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन वो ऑब्जर्व कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना ऑब्जर्व कर रहा है? 0। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? n माइनस 50 माइनस स्यूडो फोर्स कितना है? 10 और 5 गुणा 0, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। ये सही बात है कि आंसर पहले भी 60 आया था, अभी भी 60 ही आएगा। नॉर्मल को परिवर्तन नहीं हुआ, नॉर्मल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम धरती से देख रहे हो कि लिफ्ट से देख रहे हो कि चांद से देख रहे हो कि मार्स से देख रहे हो, उससे कोई फर्क, जितना नॉर्मल आना है उतना ही आएगा। इधर ओके, लेकिन तुम्हारा इक्वेशन लिखने का अंदाज बदल जाएगा, एफबीडी बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। ऑब्जर्वर को जो दिखेगा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन हमको बताया बात सब, ठीक है क्या? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? शुड आई मूव? आगे बढ़े? हाँ जी, आइए। एक लिफ्ट है, नीचे आ रहा है a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ग्राउंड से नहीं करेंगे, ठीक? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, सॉल्व फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करो। बताओ जरा। बहुत बेकार। ऑब्जर्वर को कहां बिठाया? लिफ्ट में। ऑब्जर्वर को कहां बिठाया? ठीक है, तो एफबीडी में क्या बनाया? 5G और ऊपर टेंशन। उसको क्या दिखेगा? ब्लॉक। अच्छा, सिर्फ यही दोनों, सिर्फ यही दोनों। क्योंकि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, तो स्यूडो लगेगा ऊपर। इसको बोल देते हैं एफपी। कितना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यस और नो? और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 0, ठीक है क्या? नहीं? अरे बोलो, पक्का? इसको क्या दिखेगा? रुका हुआ दिखेगा, तो क्या लिखेगा ये? 5G माइनस टी माइनस FP बराबर m इंटू ए ऑब्जर्व्ड, m इंटू ए ऑब्जर्व्ड, यस और नो? तो 5G माइनस टी माइनस स्यूडो कितना? 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 0। टी का वैल्यू कितना हो गया? 50 माइनस 20 दैट इज 30 न्यूटन। इज दैट ओके? बोलो, पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? थोड़ा आगे बढ़े। बच्चों, ये क्या है कि एक कार है, ये एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, इसमें एक वेज है एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और आपको क्या कह रहा है कि जब हम इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं तो ये ब्लॉक इस वेज पे फिसल, ना तो नीचे आ रहा ना तो, जनरली अगर ये रुका हुआ रहता तो क्या होता है? ये नीचे आ जाता ना, लेकिन अभी आता हुआ देख नहीं रहा। तो बताइए कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सॉरी इस वेज का, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है? सवाल वाला क्या कह रहा है कि ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में, अरे वेज पे फिसल ही नहीं रहा है,
तो ऐसा लग रहा है जैसे वेज पे वो चिपका हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का बेहतर तरीका क्या होगा कि आप फ्रॉम कार, कहां से देखें, कार से। तो कार से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर को कार में दिखा देते हैं, लो भाई बिठा दिए, ठीक, ओके। अब हम लोग, ऑब्जर्वर कहां गया, कार में या वेज पे। अब हम लोग एफबीडी बनाएंगे, किसका एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक का। तो ब्लॉक के एफबीडी में क्या आएगा, MG नीचे की तरफ MG और सीरो एक तो नॉर्मल जो कि हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और तीसरा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो स्यूडो लेफ्टवर्ड होगा, स्यूडो लेफ्टवर्ड होगा, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के उल्टा। कितना होगा, m इंटू, यही 3 फोर्स होगा, है ना। अच्छा, अगर हम ये एंगल तुमसे पूछते तो ये एंगल कितना बताते हैं, थीटा। ये एंगल कितना बताते हैं, का है इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच थीटा, इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर के बीच भी थीटा। इज दैट ओके। अब यहां पर एक बात बताना पड़ेगा कि फॉर दिस ऑब्जर्वर ब्लॉक इज एट वाई। मैं सवाल वाला कह ही रहा है कि ये नहीं, ये कह रहा है कि स्लिप नहीं कर रहा, रेस्ट पे नहीं है, ये स्लिप नहीं कर रहा। तो अगर हम इस पे बैठ के देखेंगे तो हमको रुका हुआ, ग्राउंड से देखेंगे तब तो हमको ये आगे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम इस पे बैठ के देखेंगे तो हमको रुका हुआ दिखेगा, ना तो नीचे आते हुए ना तो स्लिप ही नहीं कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो क्वेश्चन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। किसका कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हो, जिसका भी करना चाहो। देखो या तो तुम कर लो कि इंक्लाइन के अलोंग या इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, है ना, या फिर ये इसका और इसका भी कर सकते हो। हम हमेशा इंक्लाइन के अलोंग इंक्लाइन के परपेंडिकुलर करते हैं इसमें, क्योंकि बाद में एक्सेलरेशन इधर ही आने वाला है। तो mg का कंपोनेंट लेते हैं दोस्त, इधर कितना हो जाता है, mg साइन थीटा, और इधर mg कॉस थीटा, यस और नो। और ma, अच्छा ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ma का इधर वाला कंपोनेंट ma कॉस थीटा, और इधर वाला ma साइन थीटा। क्या ये ब्लॉक स्लिप कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। एक्सेलरेशन इसका जीरो, इस ऑब्जर्वर के लिए एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसको क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। m से m तो g साइन थीटा बराबर a कॉस थीटा, a बराबर कितना हो गया, g टेन थीटा, a बराबर क्या हो गया, g टेन थीटा। ओके, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, अरे बोलो भाई। a बराबर g टेन थीटा, ओके। Yes. सैड हो जाए, सैड तो हम हैं ही पहले से। बाबू सवाल में क्या किए कि वही चीज था, हम ये बोले थे कि ए का वैल्यू होना चाहिए जी टेन थीटा, तब ये ब्लॉक चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जी टेन थीटा अगर नहीं रहेगा तो ब्लॉक चिपका हुआ नहीं रहेगा, या तो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है तो बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, और इस ब्लॉक पे नॉर्मल कितना है। और दूसरी बार में वही एक्सेलरेशन को 10 ना मान करके 5 मानो, तो ब्लॉक पे नॉर्मल बताओ और ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज बताओ, ठीक है, बताओ कहां से करना है। चूंकि कह ही रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज बताओ, तो ऑब्जर्वर को कहां रख दें, वेज रखते हैं, आराम से एफबीडी वगैरह बनाते हैं। बोलिए,
हेलो। एबीडी में क्या क्या आएगा? ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिए, इधर क्या आएगा? कितना जी? इधर कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, और स्यूडो किधर लाना पड़ेगा हमको? एक्सेलेरेशन राइटवर्ड है तो स्यूडो इधर। एक्सेलेरेशन कितना है इसका? 10 नहीं, तो इधर स्यूडो कितना हो जाएगा? 5 गुणा ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बोलो ठीक। अरे हाँ ना बोल। ठीक है बच्चा। 5G का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा बुआ? 5G sin 37 कितना होता है वैल्यू? 30। बोलो। और 5G का इधर वाला कंपोनेंट 5G cos 37 कितना? 40। इधर ओके। ये जो है 50, ये जो है 50, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 50 cos 37। यस और नो? 50 cos 37 कितना होता है? अरे बोलो। 40। यस और नो? और इधर वाला 50 sin 37 जो कितना हो जाएगा? 30। अभी ना किए हैं जी। ओके। अब जरा बताओ कि ब्लॉक कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उड़ेगा? नहीं, या तो नीचे आएगा या निर्भर करता है ये ज्यादा है कि नीचे वाला ज्यादा कि ऊपर वाला ज्यादा? तो क्या होगा? ब्लॉक ऊपर जाएगा। नहीं, अगर हम इधर की तरफ खींच रहे हैं कितने से? 70 से। 30 + 4 40 70। इधर 70 से खींच रहे हैं तो उसको कौन बैलेंस कर लेगा? इधर 30 से खींच रहे हैं और इधर 40, तो अभी दोनों तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों में से कौन जीतेगा? तो इस डायरेक्शन में आएगा क्या चीज? एक्सेलरेशन। उसको AR बोले ताकि समझ में आए कि ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। किसका? ब्लॉक का। किसके रिस्पेक्ट में? जो ऑब्जर्वर वेज पे है तो वेज के रिस्पेक्ट में बोल लो, या ऑब्जर्वर ऑन वेज उसके रिस्पेक्ट में बोल लो। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इस ऑब्जर्वर को कितने से जाता हुआ दिखेगा? 40 - 30 = 5 गुणा AR। तो AR का वैल्यू कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है, कितना भी फोर्स से हम इसको दबाएंगे तो नॉर्मल उसको बैलेंस कर लेगा। यस और नो? ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? n - 40 - 30 = 0। यस और नो? n - 5G, इसको ऐसे लिख लो यार। n - 5G सॉरी 50 sin 37 - 5G cos 37 = 0। तो n का वैल्यू हो जाएगा 30 + 40 दैट इज 70 न्यूटन। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम समझ में आया? चूंकि ये जो एक्सेलरेशन था वो g tan थीटा से ज्यादा था, इसीलिए ब्लॉक किधर गया? ऊपर। g tan थीटा कितना होगा? g tan थीटा का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ये जगह 10 गुना 3/4 दैट इज 7.5। तो अगर इसको हम 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाते तो ये ब्लॉक चिपका हुआ रहता। 7.5 से ज्यादा से ले जाएंगे ना तो स्यूडो बढ़ जाएगा, तो वो किधर खींच के लेके चले जाएगा? ऊपर। और अगर 7.5 से कम से ले जाते तो ये ब्लॉक नीचे चले जाता। इज दैट ओके? जो कि अगला पार्ट में होगा। क्लियर? अगला पार्ट को भी यहीं पे कर लें। लिख लिए हो सारे लोग? हाँ। भैया जी दूसरा वाला पार्ट ऐसा ही है, एकदम डिट्टो। कॉपी करना होगा। क्या करें? कॉपी करें? नहीं, कितने तेज हो तुम लोग यार, वेरी स्मार्ट यार। ऐसे कार बना लेना, जगह नहीं। ठीक, चलो सुनो ना, बाकी सब तो सेम रहेगा, केवल स्यूडो जो इधर आ जाएगा वो आ जाएगा m × 5। m ×
5। यस और नो? पहले m इंटू 10 था क्योंकि ऑब्जर्वर का 10 एक्सेलरेशन था राइट वर्ड। अब इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे तो 5g जो लग रहा था वो अभी भी लगेगा। इधर की तरफ जो 5a था वो 5 इंटू 10 में होकर के 5 इंटू 5 हो जाएगा और नॉर्मल इधर आ जाएगा। यस और नो? ठीक है सर, थोड़ा थोड़ी शुरू करें। चलिए अगर हम इस 5g का इधर वाला करेंगे कितना आ जाएगा? 5g साइन जिसका वैल्यू आता है 30 और इधर 5g cos 37 जिसका वैल्यू आता है 40। टूट गया। और ये वाला एंगल 37 डिग्री, तो ये हो गया 25 का इधर वाला कंपोनेंट 25 cos 37 दैट इज 20 और इधर 25 sin 37 दैट इज 15। यस और नो? अब सोच कि इधर नॉर्मल तो क्या करेगा? 40 और 15 दोनों को बैलेंस कर लेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में 30 है, ऊपर में कौन जीतेगा? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ मान ले यार, क्या लिखेंगे यार का वैल्यू? 5g sin 37 माइनस 25 cos 37 इज इक्वल टू 5 इंटू ए रिलेटिव, माने 30 माइनस 20 बराबर 5 इंटू ए आर। फिर से आ गया ए आर बराबर 2, लेकिन डायरेक्शन आ गया डाउन द इनक्लाइंड। डाउन द, इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? सच बताओ यार। अब इसी को करेंगे, लिफ्ट को ऊपर लेके चले जाएंगे और क्या ही करेंगे। आगे बढ़े? नहीं लिखी थी? रुक जा लिख लो जल्दी। बच्चों ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और कह रहा है कि एक ब्लॉक है इस वेज पे, एक मिनट देख लो, ये ब्लॉक जो है इस वेज के एकदम टॉप पे है, ब्लॉक का नेग्लिजिबल साइज है, इंक्लाइन का लेंथ है एल, एल का वैल्यू भी कुछ रख दें, 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। एल इज इक्वल टू 20 मीटर। बोल रहा है कि कितनी देर के बाद ये ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा, उस समय बताओ कितनी देर में पहुंच जाएगा, ठीक, जल्दी बताइए, ठीक है। आराम से एफबीडी बनाइए, स्यूडो उडो बनाइए, रिलेटिव एक्सेलरेशन पता कीजिए, फिर देखिए। एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का जरूरत होगा। हाँ जी, क्या क्या किए इसमें थोड़ा बताओ। एफबीडी बनाया? नहीं, बहुत अच्छा किए, जरूरी था बनाना। इधर कितना है? mg, इधर नॉर्मल। स्यूडो किधर होगा? ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाओगे? पहले ऑब्जर्वर को बिठा दिया करो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दिया तो स्यूडो किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ स्यूडो हो कितना जाएगा? m इंटू, अरे m इंटू 5। यस और नो? अब अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करना चाहेंगे तो कंपोनेंट क्या, mg प्लस m इंटू 5 को एक के बार में लिख दे नीचे, m इंटू 15, हाँ। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? इस दोनों का कंपोनेंट m इंटू 15 साइन 37, m इंटू 10, m इंटू 5, तो m इंटू 15 साइन 37, और इधर कॉस 37 ना, तो 15m cos 37। अब एक बार बताओ, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तोड़ के तो नीचे जाएगा नहीं, उड़ के ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन इधर तो स्लिप करेगा ना। कितने से? ए रिलेटिव से या ए आर से, या ए आर से। क्या लिखेंगे ए आर का वैल्यू? m इंटू 15 इंटू साइन 37 कितना? 3/5 इज इक्वल टू m इंटू ए आर।
तो m से m कट गया, AR का वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, G का वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। और तब ये कितना दूरी कवर करना है इसको, L, तो S बराबर UT प्लस U तो कुछ दिया नहीं, 0 मानेंगे, S के जगह पे L लेंगे, L कितना है 20 बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ, जो भी A आया है कितना आया है 9, इसके ऊपर 9 से चलेगा और इसके ऊपर कितना दूरी चलना है 20 मीटर इंटू टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40/9, टी का वैल्यू हो जाएगा √40/9, तो 2/3√10, यही आता है क्या? दैट ओके, कोई दिक्कत? छापो। हाँ जी बच्चों, इसमें क्या किए कि एक लिफ्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, एक ब्लॉक है 10 kg का, दूसरा ब्लॉक है 5 kg का, और आपसे पूछा गया है कि बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है। ये तो खुद बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मैंने लिफ्ट में रख के। और दूसरा बात कि जो फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। ये भी कई बार पूछता है कि सीलिंग से अटैच्ड स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो जब इसमें आ जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा अगर पुली मास्टर्स हो तो। बताओ जरा, सुनिए मेरी बात। हेलो बच्चों, आप अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो लिफ्ट में बैठ जाते हैं, बैठ जाएं। तो अब जरा बताओ कि बैठने पे एफबीडी क्या क्या आएगा? इस पर कितना 10G, एक मिनट, इस पर क्या आ जाएगा 10G, ऊपर टेंशन, चूंकि ऑब्जर्वर लिफ्ट में है तो इस पर एक सूडो भी, कितना मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर 5 से ऊपर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट का मास 10 है तो 10 गुना 5, ठीक है। इसके एफबीडी में क्या आएगा, ऊपर टेंशन, नीचे 5G, और सूडो भी नीचे ही आएगा ना क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है। कितना सूडो आ जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, 5 गुना 5, ठीक, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। अब हमको इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक नीचे आता हुआ दिखेगा AR से, और ये ब्लॉक ऊपर आता हुआ दिखेगा AR से, नहीं, इसके लिए क्या लिखाएगा 10G प्लस 10 इंटू 5 माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू AR, और इसके लिए क्या लिखेंगे T माइनस 5G माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू AR, यस और नो। जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 100, TT का कैंसिल हो गया, 150 माइनस 75 बराबर 15 इंटू AR का वैल्यू हो गया कितना 75/15, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस 5 को अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस T बराबर 10 गुना 5, तो T का वैल्यू कितना हो गया 100 न्यूटन। आप अगर याद करें तो ऐसे सवालों का एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला हम आपको बोले थे रटने के लिए। एक्सेलरेशन क्या बोले थे, m2g माइनस m1g, मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। तो यहां पर भी आप अगर ए रिलेटिव लिखना चाहें तो लिखेंगे m2 माइनस m1 इंटू जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। खाली जी इफेक्टिव क्या होगा, जो लिफ्ट जितने से जा रहा है उसको रिवर्स करके नीचे ले आओ, क्योंकि यहाँ पे तुम जा रहे हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ, उसको रिवर्स करके दे दो दोनों को। तो जी इफेक्टिव अब कितना हो जाएगा 10 प्लस 5, ऊपर जा रहा है रिवर्स करके दे दोगे तो 10 प्लस 5, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सिंपली एक लाइन में m2 माइनस m1 माने 10 माइनस 5 इंटू जी इफेक्टिव कितना 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, तो ये 5 ही आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। और T का वैल्यू भी कितना होता था वहां पे 2m1 m2g बाय
m1 प्लस m2, अब हो जाएगा 2m1 m2 इंटू जी इफेक्टिव बाई m1 प्लस, केवल जी इफेक्टिव की जगह पे 15 रख देंगे, ठीक है। जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसको रिवर्स करके जी में ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट जी इफेक्टिव। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है 5, उसको रिवर्स करके 10 में ऐड कर देंगे तो जी इफेक्टिव हो जाएगा 15। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 10 गुना 5 गुना 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15। तो ये अपने आप आ जाएगा आपका 100 Disconnected. न्यूटन। इस वाले रस्सी में 100 आया तो इस वाले में अगर पूछता तो 200 आ जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? पक्का यार। इसमें सूडो पे हम और भी सवाल आपको करवाएंगे, अभी सूडो कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कायदे से तो सब चीज हम बता दिए, लेकिन दिक्कत क्या आता है कि अगर नीट के बच्चों को उस टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है, जेई वाले को भी होता है। तो एक बार हम लोग कुछ कुछ सवाल और करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सूडो कंप्लीट करेंगे, फिर स्प्रिंग बच जाएगा। बाय बाय। चलिए।